Some students 10th class कैसे हो सब? ठीक हो गए। तो आज हम अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं which is about user defined function। लास्ट टाइम हमने बड़ा हमारा था user defined function ही था, लेकिन उसमें हमने बेसिक्स देखी कि एक्चुअली user defined function कैसा होता है और उसमें क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं और उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है और किसका यूज किया जाता है, कब बनाया जाता है, इस सारी चीजें का हमने उसकी हिस्ट्री को देखा या उसके बैकलॉग को देखा कि किस तरह से उसको डेवलप किया जाता है। आज हम उसकी डिटेल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि एक्चुअली उसको बनाया कैसे जाता है और उसका इस्तेमाल आगे किस तरह से किया जाता है, ताकि आप लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि एक्चुअली यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे होते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाना है, तो इस चीज को फाइनली माइंड रखें तो ताकि अच्छे तरीके से इसको कवर कर लें। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपने दो ही चीजें कवर की हैं, एक आपने पैटर्न फंक्शन को कवर किया है और एक आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को कवर किया है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आज हम खत्म कर देंगे और आज हमारा चैप्टर हो जाएगा दी एंड। तो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने जो कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन को देखा। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मैंने बताया कि ऐसे फंक्शंस जो कि हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक किसी काम को करवाने के लिए इस्तेमाल के लिए बनाते हैं, उन्हें कहते हैं यूजर डिफाइंड। मतलब ये कि वो यूजर जो कि फंक्शन को अपनी मर्जी के मुताबिक डिफाइन करता है, अपनी मर्जी के मुताबिक डालता है, ऐसे क्या कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन जो कि यूजर की बेस पर डिसाइड करें कि आपकी फंक्शनैलिटी क्या है, आपकी काम की नोयत क्या है, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उस लिहाज से चीजों को टैकल करें और फंक्शन कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। इसलिए इस चीज का अपना ध्यान रखना है कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनके अंदर आपकी अपनी मर्जी का कोड होता है। मतलब ये कि आपने अपने मुताबिक उस फंक्शन को डिफाइन करना होता है कि वो उसका यूजेज कहां पे होगा, किस तरह से यूज होगा। तो इसलिए यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में एक चीज आप लोगों ने मुझे ये आपकी अपनी मर्जी का कोड होता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। आज इसको आप लोगों को कल हमने पेज नंबर 68 ओपन करें। उसके बाद कल मैंने आपको दो डेफिनेशन लगवाई थी, सिंटैक्स लगवाया था यूजर डिफाइंड फंक्शन का, उसके बाद एक्सप्रेशन भी लगवाया था, एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लगवाई थी। फिर आपको मैंने एक एमसीक्यू बताया था कि डेफ एफएन इज इलीगल इन डायरेक्ट मोड, कि आपकी जो डेफ एफएन की स्टेटमेंट है आपको याद होगा इसका सेंटेंस। इसका सेंटेंस की वैसे करते हैं। सेंटेंस ऐसे यहां लाइन बना दी है, मतलब फॉर एग्जांपल 10 डेफ एफएन सम फंक्शन का नेम सम, या फिर उसमें आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने इसका सेंटेंस है, आप लोग की बुक में सेंटेंस लिखा हुआ वो एडिट है नहीं हुई, लेकिन एग्जांपल के साथ करेंगे। आप लोग कल भी एग्जांपल बताएंगे मैंने कि यहां पे लाइन नंबर 10 यहां पे डेफ एफएन एडिट यहां फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम, तो फंक्शन नेम में क्या लिख दिया सम। ठीक है, एयर भी क्या है आर्गुमेंट्स है, या आपने सिंटैक्स में लिखे हुए हैं या फिर पैरामीटर है। ठीक है बच्चे, अच्छा फंक्शन का नेम हो गया, आर्गुमेंट्स हो गया और उसके पैरामीटर्स हो गए, तो और डेफिनेट एज स्टेटमेंट होगी और ये लाइन होगी। तो ये आपका सेंटेंस है इसका यूजर डिफाइंड फंक्शंस का। तो ऐसे फंक्शंस जो आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपने काम की नोयत को देखते हुए बनाते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है बच्चे, अच्छा उसके बाद इसके एग्जांपल पे आते हैं क्या ये कैसे काम करती है और कैसे कैसे इसकी फंक्शनैलिटी को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आप लोगों को इसकी जो एग्जांपल है वो 1 करेंगे और फिर उसको एग्जांपल नंबर 2 करेंगे, ताकि आप लोगों को दोनों में क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी एक्चुअली इसका वर्क कैसा है और कैसे परफॉर्म की जाती है। अच्छा सबसे पहले आप लोग एग्जांपल 1 देखिए। ठीक, अच्छा सबसे पहले आप अपने टाइप नंबर में रिमार्क्स लिखना, उसने अपनी मर्जी के रिमार्क्स आपको पता है यहाँ पे कमेंट्स होते हैं, यहाँ पे अपनी मर्जी के कोई भी कमेंट्स दे देगा। आपको मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि रिमार्क मैम स्टेटमेंट क्या करती है, अपनी मर्जी के कमेंट्स पास करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब मैं लिखूंगा दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स दिस प्रोग्राम यूज्ड फॉर दिस, अपनी मर्जी के कमेंट्स पास करने के लिए जो भी कमेंट्स होंगे आप लोग लिखोगे। ठीक है, फिर 22 क्या कर रहा है, एक फंक्शन बना रहा है डेफ एफएन के नाम से, वाई उसको पास कर रहा है। स्टार्ट करते हैं, ये और सेंटेंस देना 20 लिखा है लाइन नंबर, उसके बाद डेफ एफएन। ठीक है बच्चे, यहां पर उसके बाद फंक्शन का नेम उसने क्या पास किया
ठीक है बच्चे, यहाँ क्या लिखा उसने x, ये क्या है इसमें फंक्शन का नेम है। अब उसके बाद उसमें क्या पास करा हमने आर्गुमेंट्स क्या दो पैरामीटर्स। अब यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए थे, क्यों बच्चे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सम मिनिमम भी दो आर्गुमेंट से बगैर काम नहीं करेगा, क्योंकि सम के लिए आपको कम से कम भी दो आर्गुमेंट से डिवाइड है, अदरवाइज आपका सम का फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा। जस्ट बिकॉज़ ये सम का फंक्शन होता है वो कम से कम दो वैल्यूज को ऐड करेगा, एक वैल्यू को ऐड नहीं कर सकता, तो इसलिए इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स कम से कम होने चाहिए। अच्छा, अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन है उसने मेंशन कर दिया एक काम क्या कर रहा है, लेकिन आपको पता चल जाएगा एक फार्मूला, उस फार्मूला को सॉल्व करने के लिए फंक्शन उसने बनाया है। तो आप देखिए फंक्शन का क्या आ गया, नेम आ गया x, और इस फंक्शन के नेम के बाद इसमें पास करना है हमने पैरामीटर, उसने पैरामीटर से पास कर दिया बच्चे y। अब ये x और y का हमने वेरिएबल से लेना, ये चीज याद रखनी है बच्चे कि x है ये क्या है आपका फंक्शन का नेम है, और y क्या है उसका आर्गुमेंट है। मतलब ये है कि इस आर्गुमेंट की बेस पर इस फंक्शन ने अपना काम करना है, कंप्लीट करना है। मतलब जैसे जैसे ये काम करता जाएगा, इसके अंदर वाली फंक्शनैलिटी काम करेगी, उस तरह की इस x फंक्शन की क्या होगी आउटपुट होगी। सो दिस इज द, यहां पर क्या होगा फंक्शन का नेम हो, और ये भी क्या होगा आपका पैरामीटर। ठीक है बच्चे, या फिर आर्गुमेंट। अच्छा, फंक्शन का नेम हो गया और इसमें आर्गुमेंट पास कर दिया, उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर एक काम करवा रहा है एक्सप्रेशन y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 डिवाइडेड बाय y बचे इज इक्वल टू क्या है y की पावर हैट कैसे रहता है पावर का बचे y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय y। ये बच्चों को एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स में, यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है, ये वो एक्सप्रेशन है जो कि आप इस फंक्शन को पास कर सकते हो। मतलब ये है कि ये फंक्शन एक्चुअल में इस वैल्यू की बेस पर ये आंसर निकालेगा y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 डिवाइडेड बाय y। अच्छा, अब जरा देखें कि उसने क्या किया, y की पावर 3 ले लिया, y की पावर 2 ले लिया, डिवाइड करके y से। ये पूरा काम हो रहा है, ये पूरा क्या है एक्सप्रेशन, पूरा क्या आपका एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चे, एक्सप्रेशन होता है किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जैसे कोई वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है, उसको प्लस माइनस भी हो रहा है डिवाइड भी हो रहा है, मतलब जब आपके वेरिएबल कांस्टेंट मिलके कोई ना कोई एक ऐसी चीज बनाए जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हो, क्या कहते हैं एक्सप्रेशन कहते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट मिलके क्या करते हैं आपस में कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं एक्सप्रेशन कहते हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशन मैंने असाइन कर दिया, आपको पता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इक्वल टू से नहीं करके मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू के लिए आप लोग वो ये वाला यूज करो, इसे कहते हैं इक्वल टू। अगर हम यूनिट में बेसिक की बात करें तो उसके अंदर इसका मतलब क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, तो ये क्या किया मैंने इस एक्सप्रेशन को असाइन करके इस फंक्शन में करना, ये मेरी क्या होगी डेफिनेशन होगी, इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। जो इसका काम करने के लिए डेफिनेशन कहते हैं कि जो हम आपने डिफाइन कर दिया फंक्शन को, क्या फंक्शन को बता दिया कि फंक्शन ने ये काम करना है, वो काम फंक्शन परफॉर्म कर देता है। ठीक है बच्चे, अच्छा अब जरा देखिए, अब आपको पता है कि ये x फंक्शन है जिसको जब भी बुलाऊंगा अपनी काम करने के लिए, आपको मैंने याद होगा जो मैंने लास्ट टाइम आपने बिल्ट-इन फंक्शन पढ़े, और उससे पहले आप क्या करते हो, ये क्यों ना बस इतना फंक्शन का नाम लिख देते हो और उसमें कोई ना कोई आर्गुमेंट पास कर देते हो, मतलब कोई वैल्यू पास कर देते हो, यहाँ पे y की जगह तो अपना काम आंसर दे देते हैं। ऐसे करते हैं, देखो अब वही काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है यूजर डिफाइंड, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करवा रहे हैं ताकि पता चल जाए कि आपकी वैल्यू किस तरह से यूज होगी। तो इसलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आप इस चीज को लेकर चल सकते हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस फंक्शन की डेफिनेशन है वो यहाँ मेंशन कर देनी है, क्योंकि यूजर डिफाइंड टेस्ट है, तो इसकी जो वैल्यू है तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक फार्मूला में एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं लाइन नंबर 30 पे, उसमें जरा देखते हैं कि उसमें क्या करवा रहा है, 30 को क्या करवा रहा है, इनपुट स्टेटमेंट ले रहा है। अच्छा, इनपुट स्टेटमेंट को क्या कर रहा है बच्चे, कह रहा है एंटर एनी टू नंबर्स, और उसके बाद उसने एंटर करवा दिया नंबर्स, एंटर एनी टू नंबर्स। ठीक है बच्चे, अब आपको पता है कि जो एंटर एनी टू नंबर्स होता है इसका मतलब क्या होता है कि स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी, या आपको मैंने पहले ही कुछ बच्चे बताया हुआ कि जो इनपुट स्टेटमेंट क्या करती है, यूजर से इनपुट लेती है। इनपुट स्टेटमेंट क्या करती है, आप लोगों के यूजर से इनपुट लेने के लिए, मतलब आप लोगों की मर्जी की वैल्यू लेने के लिए। आप लोगों को सेकंड लेवल में पढ़ाया था इनपुट स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आप लोगों को मैंने रीड डेटा स्टेटमेंट
तो यूजर कोई ना कोई दो वैल्यू एंटर करेगा, नहीं करेगा? करेगा जरूर, ऑब्वियस बात है, दो वैल्यू एंटर करेगा। अब वो जो दो वैल्यू एंटर करेगा वो क्या पता किसी न किसी वेरिएबल के पास होनी चाहिए, और वो वेरिएबल आपके हमारे पास करते हैं। यहाँ ये भी आपको पता है, मैंने दो वेरिएबल ए लिया और बी लिया, ठीक है बच्चे? मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स को लिया, ए और बी को। अब जो दो नंबर एंटर करेगा दोनों किसमें चले जाएंगे, ए और बी में। अगर मैं उसको करता हूं एंटर सिंगल नंबर, मैं एक वेरिएबल लेता हूं, एक वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। तो आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। तो इसी को ध्यान रखना है। इनपुट लिखना है, एंटर एनी टू नंबर्स, अपनी मर्जी के मुताबिक उसे दो नंबर एंटर करो। ए और बी में पास कर दिया, इसका मतलब दो जो भी दो नंबर एंटर करेगा, एक नंबर ए में चला जाएगा, एक नंबर बी में चला जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ समझ आ गई? नेक्स्ट चलते हैं। अब इस फंक्शन को उसने क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया बच्चे। क्या कराया उसने, इसको कॉल कर दिया 40 पे, फंक्शन ना बनाइए 20 पे, जो भी लिखिए। अब इस फंक्शन को क्या किया इसने, कॉल करवा दिया, मतलब अपना काम करवाने के लिए बुला लिया कि भाई आओ तुम अपना काम करके दो। इसका हम लोग बिल्ट इन फंक्शन में नहीं करते थे कि लॉग लिख के उसमें वैल्यू पास कर दी, वैल लिख के उसमें वैल्यू पास कर दी, एबीएस लिख के उसमें वैल्यू पास कर दी, इंट लिख के उसमें वैल्यू पास कर दी, एसटीआर लिख के उसमें वैल्यू पास कर दी। तो अब क्या करेंगे, इसी तरह हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें वैल्यू पास करेंगे, और फिर ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शनैलिटी को रिटर्न आंसर, ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके आपको कोई ना कोई आंसर रिटर्न करेगा। अब बात समझ आ गई कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे होते हैं, कि अब देखो उसमें हम लोगों से विशेष फंक्शन कॉल किया है, ऐसे ही है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल इसी को कॉल कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है, ये चीज है हम लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक की है, ठीक है? कि एक वेरिएबल की पावर 3 लेके, एक वेरिएबल की पावर 2 लेके, उन दोनों को ऐड करवा के उसको डिवाइड करवा दिया उस वेरिएबल के ऊपर। तो ये अपनी मर्जी की फंक्शनैलिटी है ना। तो जो यूजर डिफाइन होते हैं वो होते हैं इसलिए कि आप अपनी मर्जी की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करके उसको अपने फंक्शन में शो करवा दो, और बाद में उस फंक्शन को कॉल करो, अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी बार वो काम करना है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है बच्चे? अब जरा देखिए इसको कैसे करवाया गया। मैंने वेरिएबल लिया सी, ठीक है? आपको सी थर्ड वेरिएबल लिया इक्वल टू, मतलब अब इस साइड में जो भी काम परफॉर्म करूंगा उसका आंसर किसमें स्टोर हो जाएगा, सी में। क्या होगा, पहले से पता है कि इस साइड में जो वेरिएबल आता है सारा आंसर उसमें स्टोर हो जाता है। अच्छा, मैंने इसके कितना लिखा, मैंने दो बार ये फंक्शन कॉल किया, इसमें क्या किया, दो बार फंक्शन कॉल किया। एक बार फंक्शन कॉल किया डेफ फंक्शन कॉल हो रही है, आपको ये बात याद रखनी है, ये डेफिनेशन थी, इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन डेफिनेशन है बच्चे, और ये फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल मींस कि जब मैंने उसे बुला लिया कि भाई तुम आके अपना काम करके जाओ, यानी कि ये फंक्शन जो भी काम कर रहा है इसमें मैं यहां बुलाऊंगा कि आओ अपना काम करके जाओ। मैं इसे बुलाता हूं कि आओ अपना काम करके जाओ। मैं क्या करता हूं, डेफ एफ लिखता हूं, फंक्शन का नेम लिखता हूं एक्स, ठीक? अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन को क्या किया, कॉल करवा लिया, ये फंक्शन का नाम है एक्स, मैंने कॉल करवा लिया, इसमें लॉग में फंक्शन बुलाऊंगा कि हां भाई लॉग, और यहां पे मैं वो वैल्यू पास करता हूं जिसका मैंने फंक्शन से काम करवाना है। अब मैंने यहां पे क्या पास किया था बच्चे, y पास किया। तो y यहां पे किसके इक्विवेलेंट है, इस y के इक्विवेलेंट है, इस y के इक्विवेलेंट है, इस y के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये होगा कि जहां पे जो भी वैल्यू पास होगी वो एक्चुअली में किसके बराबर आएगी, y के बराबर होगी। बात समझ रहे हो? अब देखो ना, मैंने उस फंक्शन को कॉल किया x को, इसका मतलब ये होगा कि इस जगह पे जो भी कुछ पड़ा होगा ना, उसकी जो उसका जो काम है, उसका तरीका कार है वो y जैसा होगा। मतलब जैसे इस फंक्शन के अंदर y जो काम y कर रहा है वो काम वो ये वाली वैल्यू करेगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस y की जगह इस वैल्यू को पास करना है। समझ आ रही है? वैसे मेरी बात कर रहा हूं कि इस जगह पे हम लोग जो वैल्यू पास करेंगे ना, वो एक्चुअली वो वैल्यू होगी जो कि यहां पे पास होगी। क्योंकि ये देखो एरर लिख दिया मैंने, एक्स लिख दिया, यहां पे वो वैल्यू पास करनी है जिससे मैंने काम करवाना है। तो यहां पे वो जो भी वैल्यू पास करूंगा ना बच्चे, उसका काम इस तरह से होगा जिस तरह का y यहां पे कर रहा है। अब जरा एग्जांपल बताता हूं कैसे होगा। उसने हमने पहले वाले फंक्शन में पास कर दिया a, एक बार फंक्शन कॉल हो गया, डेफ एफ लिख दिया, एक्स लिख दिया, यहां पे y की जगह क्या पास कर दिया बच्चे, a पास कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो a है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यही समझो कि जो चीज a में पड़ी होगी ना, ये समझ लो वो चीज y में पड़ी है। तो जो y काम करेगा वो काम a करेगा, ठीक है? अच्छा, एक बार इसको कॉल करा लिया, फिर मैंने प्लस किया, दूसरी दो बार मैंने फंक्शन कॉल करा, एक बार फिर मैंने इसे कॉल करा लिया, डेफ एफ फिर लिखा मैंने यहां पे फंक्शन का नेम, ठीक? उसके पैरामीटर में मैंने एक और वैल्यू पास कर दिया। अभी मैंने a पास किया था, अब मैंने b पास कर दिया। एक बार मैं इस फंक्शन को a वाली वैल्यू के मुताबिक चला रहा हूं और एक बार इस फंक्शन को मैं b
बी वाली वैल्यू को तब चला रहा हूं। इसका मतलब ये होगा कि एक बार ये ए के लिहाज से आंसर देगा जो भी हमने पढ़ा होगा, और एक बार ये बी के लिहाज से आंसर देगा क्योंकि जो बी में पड़ी हुई वैल्यू इसके मुताबिक चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए में जो वैल्यू पड़ी है उसके मुताबिक वाई की फंक्शनैलिटी वही परफॉर्म होगी कि वाई के साथ वाई के वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालेगा, और एक बार जब बी में वैल्यू पड़ी होगी उसको यहां पे पुट करके उसकी इसकी कैलकुलेशन करेगा, जो भी आंसर आएगा उसको आपको आंसर रिटर्न करेगा। तो इस तरह से एक बार ए के लिए चलेगा फंक्शन और एक बार ये बी के लिए चलेगा। ठीक है बच्चे? अच्छा अगला देखते हैं कि कैसे करते हैं, क्या काम रिटर्न क्या करते हैं। अच्छा इसके बाद मैं करवा रहा हूं प्रिंट सी 50। अच्छा जब ये क्या करेगा, ये फंक्शन है इतना पोर्शन जब अपना पूरा काम करके आपको आंसर निकाल देगा तो आपका आंसर यहाँ पे इस पोर्शन में आ जाएगा, और ये जब काम अपना करके बी के मुताबिक अपना आंसर निकालेगा तो वो पोर्शन भी इस आंसर में, वो आंसर भी इस पोर्शन में आ जाएगा। तो ये वाला आंसर प्लस ये वाला आंसर दोनों ऐड हो गए, एक वैल्यू बनेगा और वो आंसर किसमें चला जाएगा, सी में चला जाएगा। इस तरह से क्या है, आपकी सी में जो भी आंसर पड़ा हुआ उसका क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आप लोग बता मैं ड्रायर नाम को करवाता हूं। ड्रायर में मतलब क्या होता है, आप लोग उसके अंदर सैंपल वैल्यू टेस्ट करके देखते हो कि आपका प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अब जरा इसकी टेस्टिंग करते हैं कि कैसे ये चलेगा और किस तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा अब क्या करते हैं, हम उसमें दो वैल्यूज पास करते हैं। अच्छा अब जरा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, स्क्रीन रन लिखा है, इसको आपको पता है ये चीज एग्जीक्यूट तो होनी नहीं है। ठीक है? जब ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी तो नेक्स्ट क्या करेगा, मूव करेगा आगे। अच्छा जब ये चीज आपकी चलेगी तो नेक्स्ट आ जाएगा इसमें एक्स में क्या वैल्यू पड़ेगी, आपका नेम और पैरामीटर, ये नेम फंक्शन का एक पैरामीटर है और यहाँ पे वैल्यू जो होगी यहाँ वाई की। अच्छा ये डेफिनेशन होगी कि यहाँ पे वाई की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे इस तरह से काम करेगी। जब थर्ड लाइन पे आया तो आपको पता चलेगा क्या इनपुट लिया, स्क्रीन पे लिखा गया एंटर एनी टू नंबर्स। स्क्रीन पे क्या लिखा आ गया, एंटर एनी टू नंबर्स। ठीक है बच्चे? अब जो नंबर एंटर करेगा उसमें आ जाएंगे एक नंबर 4 में, इसमें आ जाएगा ए में आ जाएगा, एक नंबर बी में आएगा। 5 नंबर से वैल्यू एंटर की 4 और 5, तो 4 पे किसमें चला गया, ए में चला गया, और 5 किसमें चला गया, बी में चला गया। दो वैल्यू इसमें एंटर की 4 और 5, 4 पहला वेरिएबल में और 5 दूसरे वाले वेरिएबल बी में चला गया। यहां तक समझ आ गया बच्चे? दो वैल्यू से स्क्रीन पे शो करेंगे, एंटर करो दो वैल्यू, यूजर ने 4 एंटर कर दी, 5 एंटर कर दी, जो 4 वाली वैल्यू ए में चली, जो 5 वाली वैल्यू बी में चली। याद रखिए कंफ्यूजन हुआ और पूछ सकते हैं। उसके बाद सी मैंने वेरिएबल लिया, इसके लिए दो बार फंक्शन कॉल करा है। जैसे ही वाला फंक्शन कॉल होगा, ए में क्या पड़ा हुआ है, इसमें 4 पड़ा हुआ। जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो देखो इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में ये गिवन सिचुएशन बन रही है। एक्स का फंक्शन कॉल हो रहा है और वाई की मतलब क्या पास किया मैंने ए, इसका मतलब वाई में क्या आ गया, इसका 4 आ गया। बात समझ रहे हो? ए इसमें प्रेजेंट कर रहा था ना, यहां पे 4 आ गया। अब एक्स की वैल्यू, एक्स की ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है, मैंने 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। जब इक्वल टू जाएगा वाई में क्या पड़ा हुआ है, 4, यहाँ पे वाई में क्या पड़ा हुआ है, 4। इसको जरा सॉल्व करें, यहाँ पे पड़ा हुआ है 4। 4 के बाद 3 कितना होता है बच्चे, 4 के बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16 16 4 64 64 होता है। और 4 के बाद 2 कितना होता है, 16। ठीक है? y पावर 3 मतलब y रेज़ टू पावर 3, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 64, 4 का और y पावर 2 4 क्रॉस 4। याद रखना इसमें आगे 64 इसका आंसर आया, इसको सॉल्व किया और इसका आंसर आया 16। 16 प्लस 64 कितना होगा, 64 और 6 70 78 80 हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है बच्चे? यहाँ से कंफ्यूजन सिंपल, y की वैल्यू 4 थी, पावर 8 आंसर आया 64, y की पावर 4 थी, आंसर पावर 8 2 आंसर आया 16, 64 प्लस 16 80। y क्या पड़ा हुआ 5, तो इसका मतलब 80 क्या, ये इतना पोर्शन सॉल्व हो गया आपका। 80 को डिवाइड कर रहे हैं कैसे, 4 से। जब 80 को डिवाइड करो 4 से क्या आंसर आता है, 20 4 2 8 20 आंसर आता है। इसका मतलब इस पूरे पोर्शन का आंसर क्या आ गया, ए के लिहाज से। जब यहाँ पर y का 4 पड़ा हुआ तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया, 20। इसका मतलब इस पूरे पोर्शन का आंसर क्या आया, 20। ये 20 किसको रिटर्न हो गया, x कि मतलब इस y का आंसर क्या है, इस वाले फंक्शन का आंसर क्या है 20, क्योंकि मैंने यहाँ y की वैल्यू 4 पास किया हुआ, आंसर क्या है 20। अब इसका मतलब पोर्शन का आंसर क्या होगा, यार इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब इस पोर्शन का आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। ओवरऑल इस पूरे फंक्शन का आंसर क्या आ गया, देखो ना x का वैल्यू पास किया मैंने, तो इस पूरे का कैलकुलेशन हो गया, इस पूरे का आंसर आ गया 20। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं।
बी में क्या पड़ा हुआ है 5, ठीक। अब ये एक बार 5 क्लास सॉल्व करेंगे। अच्छा y में क्या आ गया 5 आ गया, y में क्या आ गया 5। एक बार और फंक्शन कॉल करा ये कर, लेकिन अब वैल्यू के पास की मैंने 5, तो वो 5 के रास्ते काम करेगा 5 और 5। अच्छा उधर देखो 5 है तो आंसर बता दो मैं 5 की पावर 3 हो जाएगा 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 5 में 25 25 5 125 125। इसका आंसर आ गया 5 की पावर 3 5 की पावर 3 125 5 की पावर 2 5 क्रॉस 5 इक्वल टू 25। तो 125 इसका आंसर आ गया और इसका आंसर आ गया 25 25 प्लस 125 कितना हो गया 150। यहां आंसर क्या आ गया 150। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 150। 125 इसका आ गया 25 इसका आ गया, दोनों प्लस किया तो आंसर आ गया 150। अब यहां पे 5 पड़ा तो मतलब 150 डिवाइडेड बाय 5 तो 150 डिवाइडेड बाय 5 5 3 15 और यहां पे 0 30, ठीक है 30 आंसर आ गया। तो इसका मतलब टोटल का आंसर क्या आ गया समझ आ गई बात। टोटल का आंसर क्या आ गया 30। फिर 30 इसमें रिटर्न होगा इस फंक्शन को, तो यहां हमने 5 के लास्ट सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आ गया टोटल का 30। तो आप देखो इसी जगह आंसर है 20, इसी जगह आंसर है 30। तो 20 प्लस 30 कितना हो गया 20 इसका आंसर आ गया प्लस 30 इसका आंसर आ गया 20 प्लस 30 50। तो ये 50 इसमें स्टोर हो जाएगा सी में। जब यहाँ 50 पड़ा हुआ तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो स्क्रीन पे क्या लिखा देगा यहाँ पे, जब ये एंटर करवा सकता स्क्रीन पे लिखा देगा 50। सो दिस इज आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। जी बच्चे तो क्वेश्चन समझ आ गई कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन का काम किया। इसमें क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो बाय द वे, ठीक है बच्चे। अगर इसमें अभी भी आपको समझ नहीं है आपको इसलिए सैंपल डेटा टेस्ट करवाया ताकि आपको पता चले एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का काम कैसे, ठीक है बच्चे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट